अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी मसीहा की 19वीं किस्त हाजिर खिदमत है। तवज्जो फरमाएं। मैंने पिछली किस्त में रक्षाबंधन के त्यौहार का जिक्र किया था, मगर उसे बयान करने से पहले ही वक्त के लिहाज से 18वीं किस्त मुकम्मल हो गई, लिहाजा बयान खसूसी से माजूर हो गया। बहरहाल सावन पूर्णिमा के दिन मुल्क में हर तरफ रक्षाबंधन की रवायत जारी थी। बयान खसूसी का मतलब यह है कि हर ख़ास व आम इस रविश व रवायत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन के नाम पर खूबसूरत राखियाँ इसलिए बांधती हैं कि हर भाई अपनी बहनों की रक्षा और हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। बहन की इज़्ज़त व आबरू से लेकर किसी भी तरह की मुसीबतों में उनके काम आने की ये ज़मानत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतर रिवाज व रवायत है जिसमें बहनों का मुकम्मल यकीन और मजबूत भरोसा पोशीदा है। भाइयों की जुर्रत व वादे और बहनों के भरोसे पर रश्क महसूस होता है। चुनांचे सूरज बाबू की हवेली पर भी बेशुमार मर्द व खातीन, बच्चे बूढ़े इकट्ठा थे, जहां एक अनाथ बहन अपने एक अनाथ मुस्लिम भाई को 13 साल 7 महीने बाद राखी बांधने के लिए बेचैन थी। इस कहानी में पहले ही वाज़ा कर दिया गया है कि एक राजपूत बच्ची ने अपनी 8 साल की उम्र में ही एक 10 साल के बेपनाह खूबसूरत पठान बच्चे को अपनी मर्जी से अचानक राखी बांधकर उसके सीने से लगते हुए उसकी बाहों में समा गई थी। और उस नौउम्री में भी उक्त बालक राखी की अहमियत को बखूबी जानता और समझता था। लोगों के कथनानुसार दोनों बालक बालिका अर्थात कुमारी लक्ष्मी सिन्हा व महताब खान के अंदर उत्पन्न होने वाली भाई बहन की पवित्र मोहब्बत मिसाली थी, जो अपने और सगे बहन भाई के प्यार पर भी भारी थी। खैर, सूरज बाबू की हवेली पर एक महान भाई का शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था। फूल मालाओं से सुसज्जित हवेली के अंदर एक बड़े से गुलाब पोश टेबल पर सूरज बाबू के स्वर्गीय माता पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी थी। मोहल्ले के लोगों के दरमियान मेहमान खसूसी में प्रभु दयाल जी, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे रंजन कुमार व चंदन कुमार और उन दोनों की पत्नियां महताब खान की मामी दिलशाद बानो, मामूजाद भाई जसीम व शमीम भी वहां मौजूद थे। कुमारी लक्ष्मी सिन्हा, मुलाजमा निर्मला देवी व सूरज प्रकाश सिंह को महताब खान का बेसब्री से इंतज़ार था। तभी मुलाजिम बहादुर तकरीबन दौड़ता हुआ आया और बोला, चंदा मालिक आ गए। दूसरे ही लम्हे महताब खान हवेली के अंदर दाखिल होते हुए बोला, आप तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन से नमस्कार अर्ज़ है। सारे मर्दों ने बुलंद आवाज़ में और ख़ातीन नर्म लहजे में खुशदिली से नमस्कार व दुआएं दी और वो हजूम के दरमियान से गुजरते हुए एडवोकेट वर्मा, रंजन व चंदन और दीगर जिन लोगों ने उसकी जानिब अपने हाथ बढ़ाए, उनसे हाथ मिलाते हुए टेबल के करीब पहुंचा तो छोटी भाभी यानी चंदन की पत्नी ने फ़ौरन सवाल दाग दिया, इतनी देर कहाँ लगा दी शहजादे? महताब ने फ़ौरन कहा, माफ़ कीजिएगा भाभी जान, दरअसल आज के इस ख़ास लम्हों की खुशियों के तस्वुर में रात काफ़ी देर से नींद आई, लिहाजा सुबह देर से बेदार भी हुआ। वैसे मामी और भाइयों को मैंने इसीलिए फ़ौरन ड्राइवर शफीक भाई की मार्फत यहाँ भेज दिया था ताकि मेरे दोस्त एवं बहन को तसल्ली रहे कि मैं ज़िंदा हूँ और जल्द ही हाजिर हो रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर कई मर्द व ख़ातीन ने कहा, ये क्या बोलते हैं, क्यों जिंदा नहीं रहेंगे? भगवान आपको हर बला से सुरक्षित रखे। चुनांचे महताब ने जब पलटकर अंकल व आंटी की तस्वीरों को देखा तो कुछ सोचकर उसे एक लम्हा के लिए झुरझुरी सी आ गई। फिर भी खुद पर काबू पाते हुए उसने संजीदगी से कहा, 13 साल कबल जब मैं 10 साल का था, ऐसे ही शुभ दिन पर 8 साल प्यारी लक्ष्मी ने अंकल आंटी के साक्षात में और दोस्त सूरज व दीगर लोगों के समक्ष मेरी कलाई पर दफतन राखी बांधकर सबों को चौंका दिया था। वो दिन कुछ और था, मगर आज के दिन हम इन महान हस्तियों की मोहब्बत, शफकत व सरपरस्ती से महरूम होकर एक बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं। मेरी दुआएं हैं कि ऊपर वाला इन्हें, इनकी आत्मा को शांति दे और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल गुड़िया, मुझे भूख भी तो बहुत ज़ोर की लगी है बहन। उसकी नसीहत आमेज़ बातें सुनकर जहाँ लोग स्तब्ध थे, वहीं मुंह बिसोर कर उसका आखिरी जुमला सुनते ही सभी हंसने व मुस्कुराने लगे। सूरज तो कहे लगाकर हंस पड़ा और लक्ष्मी मुस्कुराकर एक पल के लिए भैया की छाती में मुँह छुपा ली। वैसे मैं
चुलबुली छोटी भाभी यानी चंदन की पत्नी कहाँ खामोश रहने वाली थी। फौरन बोली, अच्छा तो सैया के हृदय में, भैया के हृदय में बाद में घुसना रानी, पहले अपना जो काम है उसे करो। छोटी की बातें सुनकर तमाम औरतें और लड़कियां जोर से हंस पड़ी और लक्ष्मी भाभी की गाली सुनकर खुद भी हंसती हुई अपनी चुटकी से छोटी के गाल मसल दी, तो वो बिलबिला कर हंसती हुई अपने करीब खड़े जसीम का गाल मसल दिया। अब वो लड़का भी शर्माकर हंसने लगा। चंदन ने फौरन कहा, जसीम बाबू आपके हाथ नहीं है क्या? सूरज व रंजन मुंह में रूमाल लगाकर हंसते रहे। आखिर में बड़ी भाभी ने कहा, अपने भैया की रानी अब देर मत करो, इन्हें जल्दी बांधो कहीं भाग न जाएं। एक बार फिर सबों में हंसी का तूफान उठा और सबों ने देखा एक बारीक सी मुस्कान महताब के होंठों के दरीचे से झांक कर वापिस चली गई। लक्ष्मी ने फौरन भैया की सफ़ेद चिकनी कलाई पर अपने होंठ रखकर उसे चूमा, फिर राखी उठाकर कलाई पर बांधने लगी तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी हवेली गूंज उठी। लक्ष्मी ने एक मिठाई उठाकर महताब के होंठों से लगाना चाहा तो उसने लक्ष्मी से मिठाई लेकर पहले उसके ही होंठों से लगा दिया। लक्ष्मी ने अपने दांतों से मिठाई का निस्फ हिस्सा काट लिया तो बाकी को महताब ने अपने मुंह में डाल लिया। उसी पल दिलशाद बानो ने अपने बैग से एक डब्बा निकालकर महताब की जानिब बढ़ाया तो महताब ने उसमें से सोने का लॉकेट निकालकर लक्ष्मी के गले में पहना दिया। चुनांचे एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हवेली में गूंज उठी। बगल में खड़े सूरज ने अपने प्यारे मित्र के गाल पर अपने होंठों से एक बार फिर प्यार भरी दोस्ती की मुहर लगा दी। निर्मला व लक्ष्मी की दर्जनों सहेलियां डब्बों में पैक की गई नफीस मिठाइयां व ड्राई फ्रूट्स सबों में वितरण करना शुरू कर दिया। वाह रे जज्बात, वाह रे मोहब्बत। वहाँ मौजूद तमाम मर्द व खातिन ने भाई बहन के इस अनोखे रिश्ते पर फ़ख्र महसूस किया और सदा इस रिश्ते के कायम व महफूज रहने की दुआएं दी। बरसूरत उन्हीं दिनों एक हसीन शाम सूरज अपने दोस्त महताब खान के साथ अपने कमरे में एक दूसरे के सामने सोफा पर बैठे थे कि लक्ष्मी चाय लेकर आई और दोनों के दरमियान मेज़ पर रखते हुए महताब खान की आंखों में झांक कर बोली, खाने के लिए कुछ भी नहीं लेंगे भैया? नहीं रानी, लेट से दोपहर का खाना खाया हूँ ना, इसलिए बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। ये फिर चाय की चुस्की लेकर सूरज से मुखातिब हुआ। हाँ भाई, अब आप शुरू हो जाइए अपनी ख़ास बातें लेकर। उतावले क्यों हो रहे हो जान? बताता हूँ ना। लक्ष्मी समझ गई कि यकीनन सूरज बाबू का कोई पेचीदा मसला है, लिहाजा वो फौरन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। करीब ही सहन में निर्मला खड़ी थी, उसके करीब जाकर रुक गई। निर्मला ने धीमे लहजे में पूछा, आज क्या बात है बीबी जी? दोनों दोस्त अपने कमरे में ही बैठे हैं, कोई ख़ास बात तो नहीं? लक्ष्मी ने होंठ बिचकाते हुए कहा, पता नहीं, होगा कुछ प्राइवेट। उसी आसना दोनों की गुफ्तगू की धीमी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी तो ये दोनों भी खिसक कर थोड़ा करीब जाकर सुनने लगी। सूरज ने एक बारगी चौंकते हुए मुस्कुराकर कहा था, यार चांद, अब तन्हा ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता है। महताब खान चौंकते हुए कहा, क्यों जनाब, आप खुद को तन्हा कब से महसूस करने लगे? तितलियां तो आगे पीछे लगी ही रहती हैं। महताब की बातें सुनकर सूरज कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे मेरे यार, छोड़ो उनकी बातें, वे सभी बाहर वाली हैं। महताब पुष्टगाह से टेक लगाते हुए बोला, अच्छा तो अब समझा कि आपको घरवाली की फिक्र हो रही है। वेरी गुड, बोलिए इस सिलसिले में क्या इरादा है? सूरज ने संजीदगी अख्तियार करते हुए कहा, सोचता हूँ दोस्त के लक्की की शादी करके फ्री हो जाऊँ, फिर अपने बारे में भी कुछ सोचूँ। क्यों, गुड़िया की मौजूदगी में आपको अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता क्या? महताब के पूछने पर सूरज ने कहा, ऐसी बातें नहीं हैं दोस्त, मेरा ख्याल है कि पूरी तरह फ्री हो लूँ तो बेहतर रहेगा। महताब फ़ौरन बोला, लेकिन मेरे ख्याल से आप आज भी फ्री हो दोस्त। रही गुड़िया की शादी की बातें तो हमें न जल्दबाजी करनी है और न ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ले देकर बस एक गुड़िया ही तो है, लिहाजा उसकी हर एक ख्वाहिश का एहतराम करना हमारे लिए फ़र्ज़ अव्वल है। चुनांचे इसका मुकद्दर ही तो है कि मैं भी अच्छी खासी कमाने लगा हूँ। सूरज उसकी बातें सुनकर हैरत व फ़ख्र से मुस्कुराने लगा और बाहर खड़ी लक्ष्मी की आंखें भर आईं। सूरज ने कहा, माँ कसम चांद, हम लोगों के लिए तुम्हारे हृदय में जो मोहब्बत व इज़्ज़त है उसकी गहराई का अंदाज़ा हम कतई नहीं लगा सकते। मम्मी ने ठीक ही कहा था कि तुम्हारी महानता को समझना हर आदमी के बस में नहीं है। सूरज ने 2 सिगरेट सुलगाते हुए मजीद कहा, मैं तुम्हारी बातों से 100% इत्तफाक रखता हूँ दोस्त। वैसे एक ख़ास बात बता दूँ कि फ़िलहाल हमें एक बहुत बेहतर वर्क का पैगाम मिला है।
बल्कि मैंने उसे देखा भी है। लक्की के लिए हर सूरज से बेहतर रहेगा। महताब ने पूछा, कौन है वो, कहाँ रहता है? तो सूरज ने सिगरेट का तवील कस लेकर कहा, उन लोगों का आबाई घर सीवान है, मगर पुरखों के ज़माने से ही मुजफ्फरपुर में मुकीम है। अपना मकान और लाखों का कारोबार है। तुम चाहो तो खुद जाकर देख सकते हो। तुम्हें पसंद आने पर ही बात आगे बढ़ेगी। महताब बोला, देखो यार, मेरी पसंद नापसंद खुद मेरी निगाहों में कोई मानी नहीं रखती, बल्कि हर लिहाज से पूरी पसंद गुड़िया की होगी। लिहाजा हम ऐसा क्यों न करें कि बतौर मेहमान उस लड़के को यहीं बुला लें, ताकि गुड़िया भी उसे देख ले और दोनों के दरमियान कुछ बातचीत भी हो जाए। मुमकिन है दोनों एक दूसरे के मिजाज को भी किसी हद तक समझ पाएंगे। सूरज ने मचलते हुए कहा, बाय गॉड, बहुत बेहतर सोचा है तुमने दोस्त। वैसे भी इस वर्तमान युग में अब अक्सर देखा सुनी इसी तरह होने लगी है। सूरज के इस आखिरी जुमले के बाद एक लम्हा को माहौल में खामोशी छा गई। तो महताब बोला, तो फिर दोस्त अभी मैं चलता हूँ, जिस दिन का प्रोग्राम होगा बता देना। ओके, सूरज ने कहा, और महताब खान सोफा से उठकर खड़ा हो गया। उसी आसना लक्ष्मी आकर सामने खड़ी हो गई। ये क्या भैया, इतनी जल्दी? महताब ने कहा, सोचता हूँ थोड़ा वक्त स्टोर पर भी दे दूँ। लक्ष्मी ने कहा, मुझे तो कभी कभी गुमान होने लगता है कि मेरे भैया यहाँ आने जाने का रस्म निभा रहे हैं। अभी तो घर में भाभी भी नहीं है। करीब खड़ा सूरज बेअख्तियार हंस पड़ा। तो महताब ने कहा, क्या पता वो मुकद्दर में है भी या नहीं। लक्ष्मी तरफ उठी, ऐसा नहीं कहते भैया, मेरे भाई के लिए तो हूर परियां भी बेचैन रहती होंगी, फिर इस धरती की नारी का कौन कहे। सूरज ने फौरन कहा, बाई गॉड, तुमने 100% सच कहा है लक्की। चांद की खामोशी कभी कभी मुझे भी बुरी तरह खटकने लगती है। लक्ष्मी ने एक आह भरी लंबी सांस लेकर कहा, काश भैया को भी हंसता मुस्कुराता हुआ देख पाती। हंसना मुस्कुराना खुशियों का प्रतीक होता है प्यारी बहन, और तुम्हारे भैया की ज़िंदगी की तमाम खुशियां तो कब की आंसुओं के समंदर में फना हो गईं। जवाबन लक्ष्मी ने दर्दानेज लहजे में कहा, लेकिन मैं भी तो अपने भाई की खुशियों का कुछ न कुछ हिस्सा हूँ। सॉरी गुड़िया, तुम मेरे सुकून व खुशियों का मुकम्मल हिस्सा हो। महताब खान की मायूस ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कमी को बहन के रूप में पूरा किया है तुमने। महताब खान प्यार से उसके गुलाबी होंठों को छूकर बोला तो वो बेअख्तियार उसके सीने से लग गई थी। बहरहाल सूरज ने निर्मला से तन्हाई में मिलकर अपने दोस्त के साथ लक्ष्मी की शादी के मुतालिक जो मंसूबा बनाया था उसे लक्ष्मी के सामने बयान करने की हिदायत की तो निर्मला बेहद खुश हुई। वैसे वो दोनों तो पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी। निर्मला की खुशियों का सबब ये था कि अब इस शादी ब्याह की शदीद ज़रूरत भी थी, क्योंकि सूरज अपनी उम्र का 25वां साल क्रॉस कर रहा था, जबकि लक्ष्मी 21वां साल पूरा कर रही थी। चुनांचे निर्मला ने लक्ष्मी को बताया कि दोनों मित्र ने जो गुज़श्ता दिनों प्रोग्राम बनाया है वो फाइनल है बीबी जी। तो उसने निर्मला के सामने अपना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। सिर्फ एक फीकी मुस्कान उसके होंठों पर आकर चली गई और दूसरे ही लम्हा वो टहलती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। महताब खान नाश्ते से फारिग होकर मोहल्ले के 1-2 खैरखाओं के साथ दरवाजे पर बैठा चाय पी रहा था। दिलशाद बानो व समीदुल निसा बावर्ची खाने में थी। उसी आसना बेडरूम में फ़ोन की घंटी बजी तो दिलशाद बानो ने तेज़ी से आकर रिसीवर उठा लिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजीपुर से बोल रहा हूँ। साहब जी से बातें करनी थी, मेरा मतलब है महताब बाबू से। जी मैं समझ रही हूँ, 1 मिनट। दिलशाद बानो टेबल पर रिसीवर रखते हुए तेज़ी से हॉल के गेट पर आकर पर्दे के पीछे से बोली, बाबू आपके लिए फ़ोन है। जी अच्छा, अभी आया। महताब चाय का आखिरी घूंट लेकर कप ट्रे में रख दिया और अभी आ रहा हूँ कहकर तेज़ी से अंदर चला गया। रिसीवर उठाकर हेलो किया तो दूसरी जानिब से सरगोशी सुनाई पड़ी, लीजिए नाना जी, साहब ही होंगे, बड़ी भारी आवाज़ है। जी हेलो बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वो कलीम अहमद थे। अलैकुम अस्सलाम जनाब, बखैर तो हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज़ है कि आज दोपहर तक मकान के छत की सेंटरिंग मुकम्मल हो जाएगी। मौसम भी मुनासिब चल रहा है, कल ढलाई का काम किया जाए ना? जी जी, मटेरियल्स वगैरह आप फिक्र न करें, मुकम्मल सामान आ चुका है। लेबर मिस्त्री कुल 40 की तादाद में होंगे और उन्हें दोपहर का खाना देना पड़ेगा। इसमें सोचना क्या है? महताब ने कहा तो कलीम अहमद बोले, बस आपको इत्तला करनी थी। वैसे कल आपका रहना बिल्कुल ज़रूरी है, आपकी मामी और बहनें नहीं मानने वाली। दोपहर का खाना आप हमारे साथ ही खाएंगे।
इंशाअल्लाह। अभी आप हाजीपुर में हैं ना? जी, अभी निकलने वाला ही हूँ। फिर हंसते हुए कलीम अहमद ने कहा, वकील साहब के लड़के से फ़ोन करवाया था और हिदायत की थी कि अगर कोई खातून फ़ोन उठाए तो सिर्फ साहब से बातें करने का जिक्र करेंगे। मैंने डायरेक्ट इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मुमकिन है दिलशाद दुल्हन मेरी आवाज़ पहचान गई तो। महताब ने फ़ौरन कहा, जी मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छा किया। बहरहाल कल सुबह 7 बजे तक मैं हाजिर खिदमत हूँ। कलीम साहब बोले, ज़रूर बेटे, इंशाअल्लाह, खुश रहिए। और हाँ, कल आइए तो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी ज़ाती बातें भी करनी हैं। बहुत खूब, आपकी बातें सर आँखों पर। सलाम अलैकुम। महताब ने जो ही क्रेडिल पर रिसीवर रखा, हनोज उसके करीब खड़ी मामी ने पूछा, किससे बातें कर रहे थे? जी वो मेरे एक खैरखा थे, कोर्ट में उनका कुछ काम है, इसी सिलसिले में बुलाया है। कल सुबह 6 बजे मैं निकल जाऊंगा। वापस तो आएंगे ना? जी जी, देर सवेर ही सही, लेकिन आऊँगा ही ना। महताब ने पुरखलूस लहजे में जवाब देकर अपनी मामी को मुतमईन कर दिया। लेकिन दूसरे दिन रात के 11 बजे जब वो घर लौटा तो मामी ने उसे कुछ थका थका सा महसूस किया। रात का खाना किसी ने नहीं खाया था, लिहाजा फ़ौरन दस्तरखान लगा और तीनों भाई यानी महताब, जसीम व शमीम खाने में मसरूफ़ हो गए। चुनांचे खाने से फारिग होकर महताब थोड़ी देर के लिए मामी व भाइयों के बिस्तर पर लेट गया और मामी ज़बरदस्ती उसका पैर दबाने लगी। महताब खान किसी ख्यालात में गुम था और सबों की निगाहें उसे ही देख रही थी। तभी उसने कहा, मामी वो कलीम मामू की छोटी लड़की नाजिया परवीन बेहद खूबसूरत है। दिलशाद बानो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाबन कहा, हाँ, 4 बहन भाइयों में बिलाशुबा नाजिया बेहद हसीन है। गांव में उसकी कोई सानी नहीं है। वैसे तो उनके घर के सभी लोग मुहज़्ज़ब हैं, मगर उनमें नाजिया कुछ ख़ास है। महताब ने संजीदा लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज ही देखा है उसे। दिलशाद बानो दफतन चौंक पड़ी। हाँ, कहाँ देखा? जी वो मैं दरअसल हाजीपुर से वापसी में रहमत नगर होकर आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन वो अचानक अफसरदा हो थी। अपना घर तो शायद बगैर मकीन के इस बरसात में। महताब ने मामी की बात काटी। हाँ, आगे का कुछ हिस्सा मज़ीद नीचे की जानिब झुक गया है। दिलशाद बोली, दरअसल इसमें सतून और खंभे की ज़रूरत बहुत पहले से थी, लेकिन मुफलिसी के सबब महताब खान ने फिर बात काट कर कहा, आप फ़िक्रमंद न हो, मकान की मरम्मत का मैं कलीम मामू से कह कर आया हूँ। कुछ रुपए भी दे दिया है उन्हें। ये बातें सुनकर दिलशाद बानो का चेहरा खिल उठा। तो महताब ने फिर कहा, कलीम मामू नाजिया परवीन के लिए मुझसे जसीम बाबू का रिश्ता मांग रहे थे। ये सुनते ही शमीम हैरत से मुस्कुराने लगा, मगर दिलशाद बानो इस तरह चौंकी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामी जान? महताब के जवाब में दिलशाद बानो बोली, उन लोगों का मर्तबा आपके नाना मामू से कहीं ज़्यादा बुलंद रहा है बेटे, क्योंकि कलीम भाई के वालिद मरहूम शमसुल हक चचा हाजीपुर कचहरी में मुंशी का काम करते थे, जिससे उन्होंने पैसा भी कमाया और इज़्ज़त भी। और महताब ने बात काटी, और मैं समझता हूँ कि मेरे नाना जान चूँकि एक गरीब इंसान थे, लिहाजा मेरे मामू जान ऊंची तालीम हासिल नहीं कर सके, लिहाजा रहायशी खुशहाल ज़िंदगी जीने से महरूम रहे। ताहम जहाँ तक रुतबे और मर्तबे की बात है तो गुर्बत में भी नाना जान का मर्तबा कम तो नहीं था। गांव में इज़्ज़त की निगाहों से देखे जाते थे। ये बात अलग है कि शमसुल हक नाना बहैसियत मुंशी रोज़ाना की अच्छी आमदनी करते रहे होंगे, इसलिए उनकी औलादों की ज़िंदगियां बेहतर तरबियत और कफ़ालत के दौर से गुजरी। वरना आज की तारीख़ में ख़ुद कलीम मामू क्या हैं? ख़ुद तो वो कोई आला मुकाम हासिल न कर सके और न ही कोई खातिर खा आमदनी का ज़रिया ही कायम किया। अलबत्ता इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और साथ ही वो साबिर व आकिल भी हैं। दुनिया के फितना अमेज़ खुराफात और बेजा हिर्स व लालच से पाक हैं। उसके खामोश होते ही दिलशाद बानो ने फ़ौरन कहा, यही बातें मैं भी कहना चाहती थी, लेकिन आपकी तरह तो बोलने से रही ना। माँ की बातें सुनकर शमीम खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, लेकिन बोलने की कोशिश जारी रखती हैं ना। शमीम की बातें सुनकर औंधा पड़ा जसीम भी हंसने लगा तो दिलशाद बानो ने तेवर दिखाई, बहुत बोलने लगे हो शमीम, अब मार खाओगे।
जवाबन जसीम ने फ़ौरन कहा, शमीम का मकसद आपको छेड़ना नहीं था अम्मीजान, बल्कि ये एहसास दिलाना था कि बातें करते हुए आपको सोचना चाहिए कि आप बातें किन से कर रही हैं। काश भाईजान किडनैप नहीं होते, वक्त बर्बाद इनका नहीं हुआ होता तो आज किसी अदलिया की कुर्सी पर होते। भाईजान की सलाहियत और लियाकत किसी स्कूल कॉलेज की तालीम से नहीं मिली है, बल्कि ये खुद इनके एहसासात और तजर्बात की देन है। जसीम के जवाब में दिलशाद बोली, अच्छा, अब मैं समझ गई, मगर ये समझ नहीं आई कि रिश्ते की बात छिड़ी कैसे। तो महताब खान बोला, दरअसल कलीम मामू ने कहा कि आपकी ममानी आपसे कुछ मांगना चाहती हैं, लेकिन न तो इनकी हिम्मत हो रही है और न मेरी। मेरे तसल्ली देने पर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी नाजिया के लिए जसीम बाबू हमें दे दें, वो बेहद पसंद हैं हमें। दिलशाद बानो जवाबन मुस्कुरा कर बोली, ये सब आपके दम से हो रहा है बेटे। उन लोगों को जसीम और शमीम का मुस्तकबिल आपकी बदौलत रोशन दिखाई पड़ने लगा है। इंशाअल्लाह अब यहाँ से रोशन ही रहेगी और दोनों भाइयों की दोनों भाइयों की ज़िंदगियाँ। बहरसूरत मैंने आपकी इजाज़त के बगैर उन्हें इस रिश्ते के लिए ज़ुबान दे दी। काफ़ी इम्कान है जल्द ही दोनों की मंगनी भी धूमधाम से करूँगा। महताब अपने आखिरी जुमले के साथ ही फर्श से उठकर जाते हुए हमीदुल निसा से पूछा, आप खाना खाएं? आप अब मामी के साथ खा लूँगी, यहाँ तबीयत लगती है ना। महताब के इस सवाल पर हमीदुल ने कहा, भला जन्नत में भी तबीयत न लगने की कोई वजह हो सकती है बाबू? वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप पुरसकून हैं। जसीम बाबू, आप कल मौका निकाल कर हमीदुल बुआ और इनकी बच्ची के लिए 4 सेट कपड़े लेकर आइएगा। जसीम बाबू को ठग लेगा, मैं खुद जाऊंगी मार्केट, दिलशाद बानो ने कहा। तो महताब बोला, फिर तो और भी अच्छी बात है, और खाना आप लोग वक्त पर खा लिया करें, वरना भूख मर जाती है। खुदा हाफिज़। सबों ने धीमे लहजे में कहा, खुदा हाफिज़, और दिलशाद बानो फर्श से उतरते हुए बोली, चलो बेटी समीदुल, मेरा शिकम तो रिश्ते की बात सुनकर ही खुशियों से भरा है, अब खाना किधर ठूसूंगी। उसकी बातों पर सभी हंस पड़े थे। बरसूरत एक हसीन शाम थी। दीवार पर आवेजा घड़ी 5:30 बजा रही थी। कुमोदनी बारीक ग्रीन लंबा गाउन पहने अपने कमरे के दरीचे के पास खड़ी बाहर के माहौल का नज़ारा कर रही थी। दरअसल यशोदा भवन के कुर्बो अजुआर में हर चहार जानिब गुलमोहर मलताज सरिश्त और सेमल के हरे भरे फलक बोस दरख्तों से ढकी आबादी के दरमियान वाहिद मकान था। मुजफ्फरपुर शहर के जनूबी इलाके से निकलने वाली पक्की सड़क महिला महाविद्यालय व मोहल्ला मिठनपुरा और तकरीबन मील भर आगे शेरपुर इलाका व आगे नारायणपुर रेलवे स्टेशन से होती हुई आगे चलकर नेशनल हाईवे सड़क में मिल जाती है। कुमोदनी के मकान से तकरीबन 100 मीटर के फासले से ये सड़क गुजरती है। तो क्या मैं ये समझूं कि कुमोदनी की निगाहें दरीचा के रास्ते बाहर सड़क पर अपने महबूब महताब खान के लिए ही अमूमन बिछी रहती थी? क्योंकि सरफराज खान व नियाज़ खान ने गुफ्तगू के दरमियान कहा था कि कभी कभी बवक्त शाम बाबू अपने वालदैन व दादा जान के लिए दुआएं करने गयासपुर कब्रिस्तान में आते हैं, लेकिन न तो वो कभी किसी से बातें करते हैं और न कोई उन्हें मुखातिब करने की हिम्मत कर पाता है। चुनांचे शहर से गयासपुर जाने का सबसे आसान और सीधा रास्ता चूँकि वही था जिस पर अक्सर कुमोदनी अपनी निगाहें बिछाई रखती थी। खैर, महताब खान तो उसे अब तक नज़र नहीं आए, मगर उस वक्त मुलाजमा राम प्यारी देवी ने अचानक अंदर दाखिल होकर उसे जो पैगाम दिया वो ये था कि मालकन, कोई सूरज सिंह आपसे मिलने आए। पता नहीं वो मुझसे क्यों मिलेगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती हुई मजीद बोली, बाहर गेस्ट रूम में बैठाओ, मैं आती हूँ। राम प्यारी देवी तेज़ी से बाहर चली गई और वो बदन पर शाल डालने लगी। और जब वो गेस्ट रूम में दाखिल हुई, सोफ़ा पर मुंतज़िर बैठा सूरज बोल उठा, हेलो मिस कुमोद, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? उसने नरम लहजे में पूछा और ख़ुद ऊंचे बेड से टेक लगाकर खड़ी हो गई। सूरज ने कहा, आज कॉलेज में नहीं देखा तो सोचा खुद जाकर मिल लूँ। कुमोदनी तजब्जुब आमेज लहजे में बोली, कोई ख़ास बात? ख़ास बातें तो आप में है कुमोद। आपकी खामोश तबीयत और गमगीन चेहरा देखने वाले भी बीमार हो जाते हैं। कुमोदनी ने उसकी जानिब देखे बगैर फ़ौरन कहा, अपने दिल में ऐसे एहसास पैदा ही नहीं होने देना चाहिए जो बेवजह आदमी को बीमार कर दे। सूरज धीरे से हंसा और एक तवील सांस लेकर बोला, खैर मैं आपको थोड़ी ज़हमत देने आया हूँ मिस कुमोद।
बात दरअसल यह है कि अपनी ही बिरादरी की लक्ष्मी नामक एक अनाथ लड़की हमारे घर की एक ख़ास सदस्य की हैसियत से शरणागत है। उसकी शादी के सिलसिले में देखा सुनी के लिए मैंने वर को बुला रखा है। बहरहाल इस मौके पर मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। लक्ष्मी का नाम सुनकर कुमोदनी की निगाहों में अंतर्यामी बाबा के आरजी मठ में आने वाली लक्ष्मी और जंगलों की आबादी में पहाड़ की हमवार सतह पर बने उसके पोर्ट्रेट किसी फिल्मी मनाजिर की तरह नाचने लगे और उसकी समाज से महताब खान के वो अल्फाज भी टकराने लगे जो तारा बेगम के पूछने पर उसने कहा था। ये तस्वीर मेरी बदनसीब माँ की है मोहतरमा, और ये लक्ष्मी नाम की राजपूत अनाथ लड़की की जिसने 12 साल कबल मुझे राखी बांधकर अपना भाई तस्लीम किया था। बहरहाल उसी लम्हा सूरज की बातों ने कुमोदनी को चौंका दिया। लगता है आप कुछ सोच रही हैं मिस कुमोद। हाँ, सोच रही थी। ऐसे में मेरा वहाँ जाना क्या मानी रखता है। बस समझें कि शहरी समाज और एक ही कॉलेज में होने के नाते मैंने आपकी ही तरह के करीबी साथियों को आमंत्रित किया है। वैसे मैं खुद अपने परिवार का एक तन्हा इंसान हूँ, माता पिता से वंचित हो चुका हूँ, अतः पूरी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही हैं। सूरज का लहजा गमगीन हो उठा था। क्या लक्ष्मी का इस संसार में कोई नहीं है? कुमोदनी के पूछने पर सूरज ने कहा, ऐसे तो समझें कि न उसका कोई अपना है और न मेरा, लेकिन जहाँ तक अपने या अपनों की बात है तो एक ऐसा इंसान ज़रूर है इस दुनिया में जो हमारा कोई न होते हुए भी सब कुछ है। मेरे बचपन का एक दोस्त है जिसको लक्ष्मी ने 13 साल कबल राखी बांधकर अपना भाई स्वीकार किया था। मुझे अब भी याद है कुमोद, उसने अपनी कलाई पर बंधी राखी का अवलोकन करते हुए लक्ष्मी से कहा था कि तुम कौन हो मैं ये तो नहीं जानता, मगर अब तुमसे जो रिश्ता कायम हुआ उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ। राखी का ये धागा चंद लम्हे चंद घंटों में टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन उसका पाकीज़ा निशान जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मेरे फ़र्ज़ का एहसास दिलाता रहेगा। ये सुनकर कुमोदनी के होंठों पर एक दर्द आमेज़ हल्की मुस्कान उभर आई तो सूरज की निगाहों के सामने जैसे बिजली कूद गई। वो फ़ौरन बोला, इससे कबल तक चांद बाबू, मेरा मतलब है महताब खान ने मेरे मम्मी पापा और लक्ष्मी को नहीं देखा था, क्योंकि उन दिनों तक हमारी दोस्ती स्कूल तक ही महदूद थी। रक्षाबंधन के मौके पर उसे मम्मी पापा ने ही आमंत्रित करके बुलाया था। कुमोदनी सर उठाकर छत को घूरते हुए बड़बड़ाई, ऐसे पवित्र रिश्ते पर बहुत कम लोगों का यकीन होता है। बिलाशुबा आपके मित्र देवता रूपी इंसान हैं। वो अपने अल्फाज के साथ ही दरीचे के करीब चली गई और बाहर झांकने लगी तो सूरज ने कहा, आपको मेरा पत्र तो ज़रूर मिला होगा कुमोद। जवाबन कुमोदनी ने चौंक कर एक पल के लिए खामोश निगाहों से उसकी जानिब देखा और फिर इनमाक से खिड़की के बाहर झांकने लगी। ऐसे में सूरज के अंदर सरगोशी होने लगी। जल्दबाजी करने से काम नहीं बनेगा बेटे। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे ज़रा सा लिफ्ट दिया और दौलत की चमक देखकर खुद को तुम्हारी बाहों में गिरा दिया। इसे पाने के लिए सब्र के साथ ही कोशिश की ज़रूरत है। अच्छा तो अब मैं चलूँ कुमोद? कुमोदनी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। चाय मंगवाऊँ? छोड़िए, इस वक्त बाद में पिला दीजिएगा। वैसे कल शाम 4 बजे आ रही हैं ना आप? जवाबन कुमोदनी ने इकरार में सर को हरकत दी तो वो सोफ़ा से उठा और बाहर निकल गया। उसके जाते ही कुमोदनी कद आदम आईने के सामने आकर खड़ी हो गई तो उसे अपनी जगह महताब खान की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसके अंदर सरगोशी होने लगी। तो अब मिला है सुराग देवता जी का। मिलेंगे तब खैरियत पूछूंगी। नहीं, बोलूँगी ही नहीं। मेरी तरफ देखेंगे तो निगाहें फेर लूँगी। पता दिया न ठिकाना और ज़िंदगी के कठिन मोड़ पर मिलने की दावत दे बैठे बुद्धू। वो हथेली से होंठ दबाकर हंस पड़ी थी। बहरहाल मैंने यहाँ पर 19वीं किस्त मुकम्मल कर दी। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।